नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास शासकीय महाविद्यालय कुरुद। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिबगिंग या फिर डिबगिंग ऑफ प्रोग्राम। तो ये क्या होता है हम देखते हैं। द इम्पॉर्टेंट टेक्निक टू फाइंड एंड रिमूव द नंबर ऑफ एरर और बग और डिफेक्ट्स इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड डिबगिंग। तो एक टेक्निक है जिसकी सहायता से प्रोग्राम्स में जो एरर होते हैं, बग होते हैं, डिफेक्ट होते हैं, उसको रिमूव किया जाता है। इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो यह एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। और डिबगिंग का दूसरा डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें, डिबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्रोग्राम बिहेव एज इंटेंडेड। तो जैसा हम प्रोग्राम को बनाए रहते हैं, जिस पर्पस से हम बनाए होते हैं, तो प्रोग्राम उस तरह से बिहेव करे, तो ये हमारा इंटेंशन होता है। द डिफरेंस बिटवीन द इंटेंडेड बिहेवियर एंड द एक्चुअल बिहेवियर इज कॉजेस बाय द बग। तो जो जिस इंटेंशन से हमने प्रोग्राम को बनाया होता है और जो वो वास्तव में परफॉर्म कर रहा होता है, तो इसके जो बीच के डिफरेंस को ही हम बग कहा जाता है। बग मतलब एरर, डिफेक्ट्स जो कि होते हैं, विच आर टू बी करेक्टेड ड्यूरिंग द डिबगिंग। और डिबगिंग के दौरान इसी बग्स को करेक्ट किया जाता है और जिससे प्रोग्राम को जिस पर्पस से बनाया गया है उसी पर्पस प्रोग्राम वैसे ही बिहेव करे। हम ये जो है डिबगिंग की प्रक्रिया के दौरान करते हैं। तो डिबगिंग की प्रक्रिया के दौरान जो होता है, प्रोग्राम में जो भी एरर होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, उनको दूर किया जाता है और जो हम प्रोग्राम से कराना चाहते हैं वो हम उससे के थ्रू कराते हैं उन एरर्स को हटाने के बाद। तो हम आगे देखते हैं कि जो ये जो एरर होते हैं, ये बग होते हैं, ये कितने टाइप से होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसा कि सिंटैक्टिकल एरर होता है और या फिर कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकती है या सिंपल एरर हो सकते हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन एरर हो सकता है और कुछ लॉजिकल एरर्स हो सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग एरर है। तो हम सबसे एरर्स, डिफेक्ट्स, इसी को ही बग भी कहा जाता है। तो यही इसी को ही रिमूव किया जाता है डिबगिंग प्रोसेस के दौरान। तो अगर सिंटैक्स एरर देखा जाए तो दिस आर ऑलवेज कॉज बाय द कैच बाय द कंपाइलर एंड रिपोर्टेड वाया एरर मैसेज। तो ये जो सिंटैक्टिकल एरर हमारे प्रोग्राम में होते हैं, तो इसे सामान्यतः कंपाइलर के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है और ये रिपोर्ट कर दिया जाता है एरर मैसेज के द्वारा। जैसा कि आपने सी प्रोग्राम में देखा होगा, जब हम सी प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो जो भी सिंटैक्टिकल एरर प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, तो वो सिंटैक्टिकल एरर्स जो होते हैं कंपाइलर के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है और वो हमें एरर, नंबर ऑफ एरर्स और उस एरर से रिलेटेड मैसेज हमको वो स्क्रीन पे दिखाता है। तो इस तरह के एरर्स को हम सिंटैक्टिकल एरर बोलते हैं और ये कंपाइलेशन प्रोसेस के दौरान ही इसे करेक्ट कर लिया जाता है। और दूसरा जो एरर होता है वो टाइपिंग से रिलेटेड एरर होता है, जो हम कोई स्टेटमेंट या फॉर्मूला लिख रहे हैं और उस दौरान अगर हम कोई मिस्टेक्स कर देते हैं और उस मिस्टेक के कारण जो हमारा जो आउटपुट हम चाहते हैं उस तरह का हमारा आउटपुट नहीं आ रहा होता है, कुछ रॉन्ग आउटपुट आ रहा होता है, तो उसे सिंपल एरर कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई इंटू जेड हमने ये लिखा है और ये एक्चुअल में लिखा हुआ है और हमारा यहाँ पर होना ये था कि x के साथ y का प्लस हो, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होना था y का z के साथ। लेकिन अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो होगा क्या कि ये होगा ये कि y का z के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और जो रिजल्ट है वो उसका x के साथ प्लस होगा। तो ये एक टाइपिंग एरर हम कह सकते हैं। तो इस तरह के भी एरर्स हमारे होते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन एरर।
तो इम्प्लीमेंटेशन एरर जो होते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन एरर में ये होता है कि यहाँ पर हाई लेवल एल्गोरिथम जो होते हैं वो करेक्ट होते हैं. It may be the case that that logic in the high level algorithm of program is correct, but some low level concerned data structure are being manipulated incorrectly, breaking some internal representation invariant. तो यहाँ पर जो हमारा जो एल्गोरिथम हमने लिखा है वो एल्गोरिथम हमारा करेक्ट हो, लेकिन जो इंटरनल जो डेटा स्ट्रक्चर है वो गलत तरीके से मैनिपुलेट हो जा रहा हो. ये हो सकता है कि ब्रेकिंग सम इंटरनल रिप्रेजेंटेशन इनवेरिएंट. तो जो इंटरनल जो रिप्रेजेंटेशन होता है हार्डवेयर लेवल में, तो वो कुछ अलग तरीके से उसे मैनिपुलेट कर दे रहा हो. तो इस तरह के एरर्स को इम्प्लीमेंटेशन एरर में कंसिडर किया जाता है, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है करेक्ट करना. नेक्स्ट होता है लॉजिकल एरर. लॉजिकल एरर में हम देख सकते हैं कि if the algorithm is logically failed, the programmer must rethink the algorithm. तो कई बार जो हमने लॉजिक हम लिखे होते हैं प्रोग्राम में, तो वो हमारा लॉजिक ही वहाँ पर इनकरेक्ट होता है. तो इस तरह के एरर्स को रेक्टिफाई कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि नए फिक्सिंग सच प्रॉब्लम इज़ मोर डिफ़िकल्ट, स्पेशली इफ़ द प्रोग्राम फेल्स ऑन जस्ट अ फ्यू कंसर्न केस. तो कुछ केसेस में, अगर कुछ केसेस में ये अच्छे ठीक चल रहा हो और कुछ केस में ये ठीक नहीं चल रहा होता है, तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं उसे लॉजिकल एरर कहा जाता है, जहाँ पर हमारे लॉजिक में ही प्रॉब्लम होता है. तो हमने देखा कि कितने टाइप से बग्स होते हैं. नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो बग ये एक प्रोसेस है. तो डिबगिंग के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने होते हैं. तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डिबगिंग प्रोसेस. तो डिबगिंग प्रोसेस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो आपके स्क्रीन के सामने हैं. तो सबसे पहले हमें डिबगिंग प्रोसेस में आइडेंटिफाइंग द एरर्स. तो सबसे पहले हमें एरर्स को आइडेंटिफाई करना होता है. इट सेव टाइम एंड अवॉइड द एरर एट द यूज़र साइड. तो हमें सबसे पहले एरर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है ताकि यूज़र साइड में एरर्स ना आए. आइडेंटिफाइंग एरर एट द अर्लियर स्टेज हेल्प्स टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ एरर्स एंड वेस्टेज ऑफ टाइम. तो हम जैसे ही प्रोग्राम बनता है तो हम वहाँ पर हमें एरर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, ताकि जो एरर्स हैं वो यूज़र साइड में ना आए. और पहले ही अर्लियर स्टेज में अगर हम एरर को फाइंड कर लेते हैं तो बाद में एरर आने की पॉसिबिलिटी कम होती है और हमारे टाइम का वेस्टेज कम होता है. क्योंकि अगर बाद में एरर्स आते हैं तो हो सकता है हमें बहुत सारे स्टेज में यहाँ पर मैनिपुलेशन करना होता है. तो सबसे पहले हमें एरर आइडेंटिफाई करना होता है और ये हमें अर्लियर स्टेज में ही कर लेना चाहिए. आइडेंटिफाइंग द एरर लोकेशन. अब एरर कौन से लोकेशन पे है हमें वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है. हमें पता चल गया कि यहाँ इस प्रोग्राम पे एरर आ रहा है, जो हमारी आउटपुट है वो नहीं आ रहा है. अब हमें आइडेंटिफाई करना होता है एग्जैक्टली किस पॉइंट के कारण एरर्स आ रहा है. द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द एरर शुड बी फाउंड टू फिक्स द बग फास्ट एंड एग्जीक्यूट द कोड. तो एग्जैक्टली किस पोजीशन पे एरर आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम उस पॉइंट को ही करेक्ट कर पाएँ और कोड को करेक्टली एग्जीक्यूट कर पाएँ. और उसके बाद नेक्स्ट होता है एनालिसिस द एरर. टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ बग और एरर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ एरर वी नीड टू एनालाइज द एरर. तो एरर को हमको रिड्यूस करने के लिए, नंबर ऑफ एरर को रिड्यूस करने के लिए हमें एनालाइज करने की आवश्यकता होती है. यहाँ पे एनालिसिस ऑफ एरर में हमको एरर को प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ बग एंड एरर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ एरर वी नीड टू एनालाइज द एरर. क्यों, किस कारण से एरर आ रहा है ये हमें एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि नंबर ऑफ एरर्स और बग जो आ रहे हैं उसको मिनिमाइज़ किया जा सके. और कई बार ये होता है कि हम एक बग सॉल्व करते हैं और उसके बाद और दूसरे बग आने शुरू हो जाते हैं, और रिज़ल्ट ये होता है कि हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो रुक जाता है. तो इसीलिए एरर को प्रॉपर एनालाइज करना ज़रूरी होता है.
प्रूव द एनालिसिस वंस द एरर हैज़ बीन एनालाइज्ड। अब ये हम प्रॉपर एनालाइज कर लिए एरर को, एरर क्यों आ रहा है, किस पर्पज से आ रहा है। उसके बाद वी नीड टू प्रूव द एरर। इट यूजेस a test automation process to write the test case through the test framework। अब एरर एनालाइज करने के बाद हमको एरर को प्रूफ करने की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर ऑटोमेटिक टेस्ट ऑटोमेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सारे टेस्ट केस को हम राइट कर सकें। कवर the latter damage, the bug can be resolved by making the appropriate changes and move on to the next stage of the code or program to fix the other error। तो इस स्टेज में एरर को एनालाइज करने के बाद, प्रूव करने के बाद प्रोग्राम्स में नेसेसरी चेंजेस कर लिए जाते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज पे कोड के चला जाता है ताकि और दूसरे एरर्स को हम रेक्टिफाई कर पाएँ और चेंजेस फिक्स कर पाएँ। फिक्स्ड एंड वैलिडेट, दिस इज़ द फाइनल स्टेज टू चेक ऑल द न्यू एरर्स चेंज इन द सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ये फाइनल स्टेज होता है जिसमें सारे जो नए एरर हैं उन्हें चेक कर लिया जाता है और उसमें प्रोग्राम में नेसेसरी चेंजेस कर लिए जाते हैं, और फाइनल फिर प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये हमने देखा है, अभी हमने देखा कि स्टेप्स टू इन्वॉल्व इन द डिबगिंग प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग द एरर, आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द एरर, एनालिसिस ऑफ द एरर, प्रूव द एनालिसिस, कवर द लेटर डैमेज, फिक्स्ड एंड वैलिडेट। तो इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं डिबगिंग प्रोसेस में। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिबगिंग स्ट्रेटजी या डिबगिंग टेक्निक। तो बहुत सारे डिबगिंग के टेक्निक्स होते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर प्रोग्राम डिबगिंग की बात की जाए तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट प्रोग्राम टू लॉग इंफॉर्मेशन, ये ब्रेकिंग टेक्निक, बाइनरी सर्च, प्रोग्राम सिंप्लीफिकेशन, तो ये जो टेक्निक्स होते हैं ये प्रोग्राम को डिबग करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर बड़े लेवल में हो तो इंक्रीमेंटल एंड बॉटम अप प्रोग्राम डेवलपमेंट जो टेक्निक होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ पर एक एक करके सारे को देखेंगे। इंक्रीमेंटल एंड बॉटम अप प्रोग्राम डेवलपमेंट जो होता है उसमें क्या होता है। वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू लोकलाइज एरर इज टू डेवलप प्रोग्राम इंक्रीमेंटली एंड टेस्ट इट ऑफ्टन आफ्टर एडिंग ईच पीस ऑफ कोड। यहाँ पर हमें जो प्रोग्राम होता है हम उसको इंक्रीमेंटली डेवलप करते हैं। जैसे ही हम एक प्रोग्राम, छोटा सा पीस ऑफ कोड डेवलप हो जाता है तो उसे हम रन करते हैं, टेस्ट करते हैं, और सक्सेसफुली अगर वो एग्जीक्यूट होता है तो हम उस कोड को ऐड करते जाते हैं, और यही प्रोसेस चलते रहता है। एक छोटे छोटे पीस ऑफ कोड को, प्रोग्राम के पीस ऑफ कोड को रन करते जाते हैं और वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो उसे मेन प्रोग्राम में हम ऐड करते जाते हैं। तो इससे ये होता है कि बड़े लेवल में एरर नहीं आता है। तो यहाँ पर जो एरर्स होते हैं वो हो सकता है किसी छोटे पीस ऑफ कोड में ही एरर आए और वो छोटा सा हो, क्योंकि वो लास्ट पोर्शन में ही एरर आने की संभावना यहाँ पर होती है। द सर्च ऑफ बग इज देयरफॉर लिमिटेड टू द स्मॉल कोड सेगमेंट। तो इससे जो एरर बग को सर्च करने की जो लिमिट होती है वो लिमिट हो जाती है। हमें एक छोटे से कोड में ही यहाँ पर छोटे से ही जो पोर्शन होता है प्रोग्राम का उसी में बग को रेक्टिफाई करने की आवश्यकता होती है। An added benefit is that small code increment will likely lead to few errors, so the programmer is not overwhelmed with the long list of error। तो यहाँ पर अगर हम छोटे छोटे
पोर्शन में प्रोग्राम को डेवलप करते जाते हैं और उसको मेन प्रोग्राम में ऐड करते जाते हैं, तो यहाँ पर बड़े लेवल पे एरर आने की संभावना नहीं होती है और इससे जो प्रोग्रामर का ओवरहेड होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच के जैसा ही बॉटम अप डेवलपमेंट होता है। बॉटम अप डेवलपमेंट मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट विद द बॉटम अप डेवलपमेंट वन पीस ऑफ कोड हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड, इट्स बिहेवियर won't change when more code incrementally added later. Existing code does not rely on the new part being added, so if an error occur it must be in the newly added code. तो यहाँ पर भी छोटे छोटे पीस ऑफ कोड डेवलप किए जाते हैं और उन कोड को ऐड कर दिया जाता है। तो ये जो एक टेस्टेड जो कोड होते हैं वो भविष्य में किसी भी प्रकार का उसमें चेंजेस हो ये पॉसिबल नहीं होता। तो जो भी एरर आते हैं वो नए पीस ऑफ कोड में आने की संभावना ज़्यादा होती है, जिसे आसानी से रेक्टिफाई किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम इंस्ट्रूमेंट प्रोग्राम टू लॉग इंफॉर्मेशन। टिपिकली प्रिंट स्टेटमेंट आर इंसर्टेड। तो यहाँ पर जो होता है प्रिंट स्टेटमेंट या इसे प्रिंट मेथड भी कहा जाता है। तो इस मेथड में हम प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्राम में अगर कहीं से बग आता है तो हम बहुत सारे लोकेशन में प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं। तो उसकी सहायता से हमें जहाँ पे हम प्रोग्राम के फ्लो को चेक कर पाते हैं और वहाँ पे देख पाते हैं कि एग्जैक्टली किस पॉइंट से हमारा जो बग है या एरर है या बग वो ऑकर हो रहा है। तो ये मोस्टली यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो उस स्थिति में ये प्रिंट स्टेटमेंट वाला ये जो मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। बैक ट्रैकिंग वन ऑप्शन, ये नेक्स्ट जो टेक्निक है बैक ट्रैकिंग। वन ऑप्शन इज टू स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट वेयर अ प्रॉब्लम ऑकर्ड एंड गो बैक थ्रू द कोड टू सी हाउ दैट माइट हैव हैपन। तो यहाँ पर बैक ट्रैकिंग में ये होता है कि बैक ट्रैकिंग में हम जिस पॉइंट पे एरर आता है तो उसके बाद हम बैक वहाँ से ट्रैवर्स करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक किस कारण से कहाँ से ये एरर आया हुआ है। तो बैक ट्रैकिंग भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो नेक्स्ट है बाइनरी सर्च मेथड। बैक ट्रैकिंग अप्रोच विल फेल इफ एरर इज फार फ्रॉम सिम्टम। तो बैक ट्रैकिंग हो सकता है कभी कभी फेल हो जाए। बैक ट्रैकिंग अप्रोच फेल हो सकता है क्योंकि जिस कारण से एरर आया है वो एरर हो सकता है कि उसके सिम्टम्स ही काफ़ी अलग हो। अ बेटर अप्रोच इज़ टू एक्सप्लोर द कोड यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर। तो बाइनरी सर्च में कोड को डिवाइड एंड कॉन्कर करके किया जाता है और यहाँ पर अ क्विक पिन डाउन द बग, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट फ्रॉम large piece of code, place a check half through the code. If the error does not show up at that point, it means the bug occur in the second half. तो यहाँ पे बाइनरी सर्च में पूरा जो कोड होता है उसको टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है और एक पीस ऑफ कोड अगर सही एग्जीक्यूट होता है तो हम नेक्स्ट पीस ऑफ कोड में जाते हैं। तो एरर हो सकता है उस पीस ऑफ कोड में हो। तो इस तरह से पूरे को तोड़ करके और एक मर्ज किया जाता है। तो इसमें हम यहाँ पर चेक कर पाते हैं कि कहाँ पर बग आया होगा। रिपीटिंग दिस प्रोसेस फ्यू टाइम्स विल क्विकली लीड टू एक्चुअल प्रॉब्लम। तो इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से हमको यह पता चल जाएगा कि कहाँ पर एरर आया हो। और नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट जो टेक्निक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। A similar approach is to gradually eliminate a portion of code that are not relevant for the bug. तो सिंप्लीफिकेशन में ये किया जाता है कि जो पोर्शन बग से रिलेटेड नहीं है उन पोर्शंस को हटाया जाता है। और जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास जैसे कुछ फंक्शन है उसमें जो फंक्शंस की आवश्यकता उस बग से रिलेटेड नहीं है तो उन्हें हम हटा देते हैं। तो इससे हमारा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई होता है
और एग्जैक्ट जहाँ पे बग हो वो एरिया आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो ये था प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन। इसमें जो कोड रिलेवेंट नहीं होते उन सबको हटा दिया जाता है। और डिबगिंग को एक नेक्स्ट हम देख रहे हैं टॉपिक। नेक्स्ट जो डिबगिंग इज ऑफ्टन कंसिडर एज अ प्रॉब्लम फॉर 3 रीजन। डिबगिंग को एक प्रॉब्लम की तरह कंसिडर किया जाता है क्योंकि नीचे दिए गए 3 रीजंस के कारण। जैसे कि प्रोसेस इज टू कॉस्टली, तो डिबगिंग प्रोसेस बहुत ही कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट की आवश्यकता होती है। आफ्टर डिबगिंग द प्रोग्राम स्टिल सफर फ्रॉम द बग, और ज़रूरी नहीं है कि डिबगिंग प्रोसेस के बाद पूरा का पूरा प्रोग्राम बग से फ्री हो जाए। हो सकता है कि उसमें बग और मौजूद हो। व्हेन द प्रोग्राम इज लेटर मॉडिफाइड, बग में टर्न अप इन कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड प्लेस। अगर हम प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं तो हो सकता है कि बग जो है वो ऐसे प्लेस पे आए जिसको हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे रेफरेंसेस हमने यूज़ किए हैं, ये सारी साइट्स हमने यूज़ किए हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए, जो आपकी स्क्रीन के सामने है। तो आज हमने देखा डिबगिंग क्या होती है, डिबगिंग जो बग्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, और कितने स्टेप्स हैं डिबगिंग प्रोसेस में, और कितनी डिबगिंग की टेक्निक्स हमने डिस्कस की है, और डिबगिंग एक प्रॉब्लम की तरह कंसिडर किया जाता है, क्यों कंसिडर किया जाता है ये हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। तो थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी फंडामेंटल टॉपिक्स जो हैं कंप्यूटर के वो डिस्कस करेंगे।